आज का हमारा लेक्चर है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है। तो प्रत्येक पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य, है ना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य के द्वारा जितनी भी आपतित ऊर्जा है उस ऊर्जा को पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर अवशोषित कुछ मात्रा अवशोषित की जाती है, फिर विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर उसको स्थानांतरित कर दी जाती है। तो मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। और सूर्य के द्वारा आपतित ऊर्जा पूरी की पूरी तरह से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं होती है, बल्कि क्या होता है इसमें देखिए, मान लीजिए सोलर एनर्जी को हम 100% मानते हैं, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशन है या ऊर्जा है वो है मात्र 50% के करीब, और बाकी की जो 50% है या 50% है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाता है? गैसेस और वाटर वेपर, माने कि वाष्पों के द्वारा और गैसेस के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ तो रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं बादलों में, क्लाउड्स में, और कुछ जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स में स्कैटर्ड हो जाते हैं या फैल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 50% ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है, और 50% जो है वो किस में आती है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए एक्टिव ऊर्जा के रूप में। तो इसको कहा जाता है पार, PAR, पार। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सोलर एनर्जी कितना परसेंट है? मात्र 50% है, ओनली 50% है। तो इसमें से भी टोटल 50% जो एक्टिव रेडिएशन है सिंथेसिस कर सकने के काबिल, उसमें से भी मात्र फोटोसिंथेसिस में पौधों के द्वारा 2% ऊर्जा ही है ना। हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं कि सूर्य की एनर्जी से लेकर इनऑर्गेनिक मैटर्स में, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ये ऊर्जा कहाँ से उनको प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा मात्र होती है 2%, माने पौधों के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए अवशोषित की जाने वाली ऊर्जा जो होती है 2 से लेकर 10% तक होती है, और बाकी की जो होती है वो जो अनयूटिलाइज्ड हो जाती है या अनुपयुक्त रह जाती है। तो ये जो 2% ऊर्जा किस में आ गई? पौधों में आ गई। अब पौधों में भी इसमें से कुछ जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में या श्वसन की क्रियाओं में और अन्य क्रियाओं में उपयोग हो जाता है, और कुछ जो होता है बच जाता है, वही जो हरे पौधों में भोज्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, नेट प्रोडक्टिविटी जिसको कहते हैं। तो अब ये नेट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशन है पौधों में ऊर्जा के रूप में आ गया है किसमें? उत्पादकों में, है ना। अब भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें सबसे पहले स्तर पर कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक, द्वितीयक के बाद तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक जनरली क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस करने वाले हरे पौधे होते हैं, और नीले हरे शैवाल होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशन है उत्पादकों में पहुंच गए हैं। अब उत्पादकों में जो भोज्य पदार्थ संचित है, ये उत्पादकों को यदि प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो इनमें पहुंच जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं तो इनमें पहुंच जाएगा, और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं तो उनमें पहुंच जाएगा। तो इस तरह से उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तर से होते हुए अपघटकों की ओर ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होती है। मतलब एक ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है पारितंत्र में, उत्पादक से लेकर अपघटक की ओर, माने विभिन्न उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटक तक पहुंचता है या डिकम्पोजर्स तक। तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये तो हम समझ चुके हैं खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशा में होता है उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं की ओर। लेकिन आखिर कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है वो किस तरह से किस उपभोक्ता के स्तर पर कितना पहुंचता है, वो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रवाह के अंतर्गत, है ना। ऊर्जा के प्रवाह के अंतर्गत माने किस तरह से पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये तो हम पढ़ चुके कि उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर है, लेकिन कितना और किस तरह से होता है वो आज हम इसमें देखेंगे। तो इसमें ऊष्मागतिकी के 2 नियम कार्य करते हैं ऊर्जा के प्रवाह के लिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? इसमें किसी भी पारितंत्र में ना तो ऊर्जा का निर्माण हो सकता है और ना ही इसका नाश हो सकता है, और सिर्फ उसका रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो हम इसमें देख चुके हैं कि सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा थी वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा किसमें बदल गई है? रासायनिक ऊर्जा में बदल गई है। तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। पूरी ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती,
अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग अनुपयुक्त भी रह जाता है। पूरी ऊर्जा जो अवशोषित नहीं होती है, बल्कि कुछ भाग जो है वो क्या हो जाता है, अनुपयुक्त रह जाता है। कुछ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं पौधों के द्वारा, लेकिन कुछ जो है वो ऊष्मा के रूप में, मुक्त ऊर्जा के रूप में बाहर वातावरण में पहुंच जाता है। तो ये दोनों नियम जो हैं ऊर्जा के प्रवाह में काम करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊष्मागतिकी के दोनों नियम इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए या ऊर्जा के प्रवाह के लिए 1942 में, है ना, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, उसको 1942 में लिंडमैन ने 10% लॉ दिया, यानी कि 10% का नियम या दशांश का नियम जिसको कहा जाता है वो। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि मान लीजिए 20,000 किलो कैलोरी प्रोड्यूसर्स को यदि मिल रहा है सनलाइट में से, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कितना कैलोरी मिल रहा है इनको, माने उसके लिए 20,000 किलो कैलोरी मान लीजिए उत्पादकों को मिल रहा है, तो इसका मात्र 10% ही शाकाहारियों को, यानी कि प्रथम लेवल के उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है, मात्र 10%। बाकी के 90% जो होते हैं वो आगे के लेवल में नहीं जाते, बल्कि कुछ ऊर्जा तो इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए या उपापचयी क्रियाओं के लिए उपयोग हो जाते हैं 90% में से, और कुछ जो होते हैं मुक्त ऊर्जा के रूप में वातावरण में चले जाते हैं। तो मात्र 10% जो है वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच गया। तो प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादकों के द्वारा शाकाहारियों में कितना पहुंच गया, 20,000 किलो कैलोरी मान लीजिए प्रोड्यूसर्स में है, तो उसका 10% कितना होगा, 2,000 किलो कैलोरी होगा, जो किसको मिल गया, शाकाहारियों को, अर्थात दूसरे लेवल के ट्रॉपिक लेवल में पहुंच गया है, दूसरे लेवल के जीवों को पहुंच गया है ना, शाकाहारियों को। अब ये 2,000 किलो कैलोरी जो हर्बीवोरस या शाकाहारियों को मिला है, उसमें से 90% तो इसमें आगे के स्तर में नहीं जाता, मात्र 10% जाता है, और 90% में से कुछ जो है फिर इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या उपापचयी क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं और उपयोगी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वातावरण में मुक्त ऊष्मा के रूप में फिर से फ्री हो जाते हैं। तो मात्र 10% जो है वो किस में पहुंच गया, मांसाहारियों को पहुंच गया। मांसाहारियों का पहला लेवल यानी कि द्वितीयक उपभोक्ताओं को पहुँच गया। अब द्वितीयक उपभोक्ता में से भी 90% जो है यहाँ पर उपयोग हो जाता है, कुछ उपयोग होता है और कुछ वातावरण में मुक्त होता है, और बाकी का 10% यानी इसका 10% क्या हो गया, 20 किलो कैलोरी कार्निवोर्स को यानी कि मांसाहारियों को पहुंच गया। अब इन मांसाहारियों में से 10% जो है वो किस में पहुंच जाएगा, टॉप कॉर्निवोर्स को या उच्च मांसाहारी को या तृतीय उपभोक्ताओं को पहुंच जाएगा, और बाकी के 90% में से फिर इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यानी कि उपापचयी क्रियाओं में, और कुछ जो है वातावरण में फ्री ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाएंगे, और मात्र 10% जो है वो उसका 10% टॉप कॉर्निवोर को पहुंचेगा। तो 20 किलो कैलोरी का 10% कितना हो जाएगा, 2 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो इस तरह से उत्तरोत्तर विभिन्न पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो पोषक स्तरों में एक ही दिशा में होता है, और साथ ही साथ उत्तरोत्तर ये ऊर्जा की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है ना। तो इसीलिए ऊर्जा का जब पिरामिड हम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्यों सीधा बनता है, क्योंकि उत्तरोत्तर इसमें प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक से लेकर विभिन्न शाकाहारी मांसाहारियों के उच्च स्तर तक मात्र 10%, फिर उसका 10%, नेक्स्ट उसका 10%, ऐसे करते हुए उत्तरोत्तर ऊर्जा का क्या है, ह्रास होता चला जाता है। तो इसीलिए इस नियम को कहा गया 10% लॉ या 10% का नियम या दशांश। इकोसिस्टम में ऊर्जा का दशांश का नियम कहा जाता है। किसने दिया था इसको, 1942 में लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, 10% लॉ क्या है, किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। और इसको ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है इकोसिस्टम में, या ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ कितने % जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं, पार क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से लेकर विभिन्न उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटकों की ओर जाता है और एक ही दिशा में होता है। और साथ ही साथ किसी भी पारितंत्र में जितनी खाद्य श्रृंखला छोटी होगी ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक टॉप लेवल तक नहीं गया है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ना, लास्ट में 20 किलो कैलोरी बच जाएगा। यानी कि कम से कम ह्रास होगा, जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी पारितंत्र में ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। तो ये ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में किस तरह से होता है, इसके लिए एक परिभाषा भी आप दे सकते हैं कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा यानी सूर्य से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं
उत्पादक हरे पौधे हैं। उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखने के बाद आप इसको ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों को लिखकर ये 10% लॉ को लिख सकते हैं। तो ये एक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है इस यूनिट से। तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। इकोसिस्टम में पिरामिड्स का निर्माण किस तरह से होता है।